तो इस पार्ट में हम देखते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। मैंने आपको पिछली बार लिंकेज रिकॉम्बिनेशन का जनरल आइडिया दिया। अब हम उन जीन्स की बात करेंगे जो एक्स क्रोमोसोम पर है। तो आप जानते हैं वन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम्स इज द एक्स क्रोमोसोम, और ऐसी जीन्स को आप एक्स लिंक्ड जीन्स कहेंगे, और एक्स लिंक्ड जीन्स को ही आप क्या कह सकते हैं, सेक्स लिंक्ड जीन्स कह सकते हैं। तो इसको आप ये समझिए, क्योंकि वाई क्रोमोसोम पर इतनी ज़्यादा जीन्स नहीं होती, और वाई क्रोमोसोम के जो नॉन होमोलोगस पोर्शन पर जीन्स हैं उसे होलैंड्रिक जीन कहा जाता है। तो यहां पर सेक्स लिंक जीन्स का मतलब है कि सेक्स क्रोमोसोम, और कौन सा सेक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम पर ये लोकेटेड है, तो इसको आप कहेंगे एक्स लिंक जीन्स। तो यहां पर आपके सिलेबस में कुछ बड़े इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं, खास तौर पे एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स। तो अगर कोई जीन एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड है तो उसकी जो अलील्स है वो एक डोमिनेंट भी हो सकती है, रिसेसिव भी हो सकती है, और अगर रिसेसिव अलील की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट कहेंगे, और अगर डोमिनेंट की वजह से आ रही है तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कहेंगे। तो मैं आज आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इसके बारे में समझाने की कोशिश करता हूं, एक्स लिंक्ड जीन के बारे में। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये जो बेसिकली जीन किसी क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, ये काफ़ी लोगों को काफ़ी टाइम से अंदेशा था, लेकिन टी.एच. मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट्स ने इसके ऊपर मोहर लगा दी। सो दैट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट टी.एच. मॉर्गन एंड अ नोबेल लॉरिएट, और ये जो है इसके एक्सपेरिमेंट से हमें बहुत पता लगा एक्स लिंक जीन्स के बारे में। तो टी.एच. मॉर्गन वॉज वर्किंग ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो वो इस फ्लाई पर काम कर रहा था। आप जानते हैं इसका नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। आप जानते हैं इसे हम फ्रूट फ्लाई कह सकते हैं। बड़े सिंपल मीडियम में मैश्ड फ्रूट, मैश्ड बनाना, इस तरह के मीडियम पर ये क्या कर जाएगी, ग्रो कर जाएगी। इसे हम कहते हैं फ्रूट फ्लाई। अब जब वो इसमें जब अपनी लैब में जब इनको ब्रीड करके देख रहा था, तो एक दिन जब उसने बड़े ध्यान से एक मेल फ्लाई को देखा जिसकी आंख वाइट थी। तो नॉर्मली ड्रोसोफिला की जो आई है वो ब्राइट रेड होती है। सो इट्स वेरी 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 इजीली डिस्टिंग्विशेबल ब्राइट रेड। ये कलर होता है नॉर्मल ड्रोसोफिला में, नॉर्मल आई कलर। लेकिन एक दिन उसने क्या देखा कि एक मेल ड्रोसोफिला फ्लाई है जिसका कलर क्या है, वाइट है। तो आप देखिए, द ग्रेट साइंटिस्ट कैन ऑब्जर्व द थिंग्स डिफरेंटली फ्रॉम अस। हमारे आंखों के सामने भी वही चीज हो रहा होगा, और एक जो साइंटिफिक टेम्परामेंट का आदमी है वो हो सकता है उसी चीज को किसी और नजरिए से भी देख रहा हो। सो कीन ऑब्जर्वेशन इज द बिगिनिंग ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस। मेरा अपना मानना ये है, आपके आसपास क्या चीजें हो रही हैं, आप किस तरह से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां से किसी चीज को समझने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो मैं आपसे भी ये कहता हूं, जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो ऑब्जर्व कीजिए, आप ध्यान दीजिए, आप 2-3 लाइन पढ़ने के बाद में रुक जाइए, रिफ्लेक्ट कीजिए कि ये 2-3 लाइन में मैंने एक्चुअली पढ़ा क्या है, तब जाइए आकर। कई बार क्या होता है, बच्चा पूरा का पूरा पेज पढ़ लेता है और उसमें से वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या कर जाता है, मिस कर जाता है, क्योंकि इस तरह से बार बार अपनी पढ़ाई पर आपने क्या नहीं किया, रिफ्लेक्ट नहीं किया। तो टी.एच. मॉर्गन ने ऑब्जर्व किया एक वाइट फ्लाई और वाइट आइड मेल फ्लाई। अब उसने ये सोचा कि मेरे को देखना चाहिए कि अब नॉर्मल ट्रेट किस तरह से इनहेरिट हो रहा है। तो एक चीज और, एक साइंटिस्ट को यह अच्छी तरह से पता होता है कि अगर उसे जो आंसर चाहिए, वो आंसर चाहिए, जो भी आंसर वो ढूंढ रहा है, अगर वो करेक्ट आंसर चाहिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है करेक्ट एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना और करेक्ट क्वेश्चंस पूछना। Now this is a very important thing that I have told you. So if you want the answers for a particular problem, you must know how to design the experiment and how actually to ask the right questions. So if you are asking the right questions, then you will reach the correct conclusions as well. तो सही क्वेश्चन पूछना भी बहुत जरूरी है, और ये काम टी.एच. मॉर्गन ने किया। तो टी.एच. मॉर्गन ने क्या किया कि सबसे पहले तो थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं। आई होप यू रिमेंबर दिस ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। आई विल रिक्वायर सम स्पेस ऑन द बोर्ड, तो इसलिए इसको रब करते हैं। और अब हम देखते हैं कि इसने किया क्या टी.एच. मॉर्गन ने। उसने पहले एक काम ये किया कि ये जो उसको वाइट आइड मेल ड्रोसोफिला फ्लाई दिखा, इसको उसने मेट किया एक प्योर रेड आइड फीमेल से, रेड आइड फीमेल से। तो बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए, उसने क्या किया, वाइट आइड मेल फ्लाई को ब्रीड कराया किससे, या मेट कराया किससे,
प्योर रेड आइड फीमेल से। और एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये था कि सारे के सारे या तो रेड हो जाए या वाइट हो जाए, जैसे डोमिनेंस में होता है, डिपेंड करता है कौन सा डोमिनेंट ट्रेट है। और क्योंकि यहां पर ज्यादातर फ्लाइज रेड कलर की हैं तो ये भी लग रहा था कि डोमिनेंट ट्रेट क्या होगा, रेड। तो एक्सपेक्टेड ये था कि F1 प्रोजेनी सारे के सारे क्या होंगे, रेड होंगे। तो उसने बिल्कुल सेम रिजल्ट मिला कि सारी की सारी फ्लाइज मेल हो या फीमेल हो, सारे के सारे क्या थे, रेड थे। तो पहली चीज तो आपको यह समझ में आ गई, दिस इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट, दिस इज व्हाट एक्चुअली ही थॉट दैट वुड हैपन। तो यह बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई। अब उसने दूसरा काम क्या किया कि उसने ये देखने के लिए कि ये जो पर्टिकुलर रेड है, इनमें नॉर्मल डोमिनेंस की तरह व्हाइट का ट्रेट है कि नहीं है। तो जैसे आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में देखा था कि F1 प्रोजेनी बिल्कुल रिजेंबल करता है एक पेरेंट को, लेकिन उसके पास रिसेसिव ट्रेट होता है, हालांकि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। सो दिस वाज द नेक्स्ट थिंग दैट मॉर्गन हैड इन हिज माइंड। तो मॉर्गन के दिमाग में अब ये बात आई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो रेड आइड जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके पास वाइट आई का ट्रेट हो और जैसा नॉर्मल क्रॉस में होता है वो भी रिसेसिव हो और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो मॉर्गन ने क्या किया कि इन F1 फ्लाइज को, F1 फीमेल और F1 मेल को क्या किया, आपस में मेट कराया। तो आपस में मेट कराया तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या था, 3:1 रेशो आना चाहिए। तो 3 क्या आने चाहिए, रेड, और 1 क्या आना चाहिए, वाइट। ये आप जानते हैं, सिंपल मोनो हाइब्रिड की बात कर रहा हूं। लेकिन यहां पर आप ये समझिए कि ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। सिंपल मोनो हाइब्रिड क्रॉस में अगर जीन ऑटोसोम पे लोकेटेड है, ये भी मेल हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। लेकिन जब मेंडल ने ऑब्जर्व किया तो उसको रेशो तो मिला 3:1, रेशो तो मिला 3:1, ये कोई शक नहीं है कि उसको रेशो क्या मिला, 3:1। लेकिन उसने क्या देखा कि ये जो 50% जो फीमेल प्रोजेनी थी, आप जानते हैं कि 50% फीमेल होगी और 50% मेल होगी, ये सारे के सारे रेड थी, दे वर ऑल रेड। और जब मेल की बात करी मॉर्गन ने तो उसने क्या देखा कि 25% मेल दे ऑल्सो हैड रेड आई एंड ओनली 25% मेल हैड वाइट आई। बार बार वो इस क्रॉस को किया, उसे कोई भी वाइट आइड फीमेल नहीं मिली इस वाली क्रॉस को बार बार करने के बाद में। अब देखिए, ऊपरी तौर पर ये 3:1 रेशो है, लेकिन अ ग्रेट साइंटिस्ट लाइक मॉर्गन कुड सी दैट समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन हियर। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि जब भी ये इस क्रॉस में मैं वाइट आइड देख रहा हूं, कभी भी किसी फीमेल में वाइट आइड ट्रेट नहीं आया है। ये ट्रेट केवल किस में देखने में मिल रहा है, मेल्स में। डोंट यू थिंक दिस इज एन अनयूजुअल थिंग, दिस इज समथिंग दैट ही ऑब्जर्व, ही कुड सी कि रिपीटेडली मेल्स में ही क्या आ रहा है, ये वाइट आई कलर आ रहा है। अब उसको समझ में ये नहीं आ रहा था कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि कोई भी फीमेल में क्या नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रही है, रेड आई नहीं आ रही है, और कोई भी फीमेल में वाइट आई नहीं आ रही है, और वाइट आई हमेशा किस में दिखती है, मेल में। अब उसने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो वाइट आई है ये फीमेल में लीथल हो, फीमेल में लीथल हो। आपने लिथैलिटी पढ़ी होगी, तो मैंने ये कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं उसके दिमाग में आया कि ये जो वाइट आई ट्रेट है ये फीमेल में लीथल हो। तो इसको चेक करने के लिए उसने क्या किया कि जो वाइट आइड मेल था, जस्ट लुक एट द ब्रिलियंस ऑफ द पर्सन, T.H. मॉर्गन। जो वाइट आइड मेल था उसको मेट कराया उसने एक हिट्रोजाइगस रेड फीमेल से। अब आप ये समझ सकते हैं कि अगर मैं ये क्रॉस करा रहा हूं तो तय है कि अगर ये बात ठीक है तो कोई फीमेल वाइट आई नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसने क्या देखा कि यहां पर हर तरह के ऑर्गेनिज्म बने और फीमेल में भी क्या आ गई, वाइट आइड आ गई। सो यहां पर फीमेल भी कैसी थी, कुछ फीमेल कैसी थी, वाइट आइड थी। इसका मतलब ये तय हो गया कि ये वाइट आइड कैरेक्टर जो है ये लीथल नहीं है फीमेल में, हाँ रेयर है, ये रेयर है। तो जब ये मॉर्गन काम कर रहा था तो कुछ और साइंटिस्ट थे जिनको ये पता था कि एक तरह का एसेसरी क्रोमोसोम है, और उसको उन्होंने एक्स क्रोमोसोम कहना शुरू किया। तो एक्स शब्द हम किसी अननोन चीज के लिए लगाते हैं, तो एसेसरी क्रोमोसोम, और उन्होंने उसको क्या कहना शुरू किया, एक्स क्रोमोसोम। नाउ मॉर्गन वाज इन अ पोजीशन टू टेल दैट एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग हियर। द
the white-eyed allele is present on the X chromosome. This is why this difference is occurring. And he was the first person who actually told the location of a gene to a particular chromosome, which is the X chromosome. और इस तरह की जीन्स जो X क्रोमोसोम पर है वो कैसी हैं? X लिंक्ड है। ये केवल तभी हो सकता है, उसने कहा, जब ये किस पर है? X क्रोमोसोम पर लोकेटेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं उस पहले वाली क्रॉस की बात करूं, तो अगर हम यहीं पर इसको करने की कोशिश करें तो आप ये समझ गए होंगे कि with respect to sex chromosome the male is hemizygous. This is a very very important question. तो पहला क्वेश्चन तो हमने ये कहा कि मेल जो है वो सेक्स क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में हेमीजाइगस है। इसका मतलब कि उसके पास एक एक्स है तो दूसरा वाई है, इसको आप हेट्रोजाइगस नहीं कहेंगे। इसके ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग अलील वाई पर नहीं है, और इसीलिए आप ये समझ लीजिए कंडीशन एक्चुअली क्या है? हेमीजाइगस है, हेट्रोजाइगस नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है और उसके ऊपर रिसेसिव अलील है तो उसका कोई काउंटर पार्ट वाई पे नहीं होगा और ये अपने आप को एक्सप्रेस कर जाएगी। दिस इज वाई द सेक्स लिंक्ड रिसेसिव traits are more common in males rather than female. फीमेल में ये बीमारी बहुत रेयर होगी और मेल में ये बीमारी ज्यादा देखने को मिलती है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। ये यहां से समझ में आ गया मुझे कि मेल क्या है? हेमीजाइगस है। तो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो अगर हम यहां पर देखें तो ये एक्स डब्ल्यू वाई हो गया और ये जो है एक्स प्लस हो गई। ये प्लस का मतलब क्या हो गया? डोमिनेंट अलील है। ये क्या है? डोमिनेंट अलील है। तो बड़े ध्यान से देखिए, अगर जो फीमेल होंगी यहां पर जो F1 में जो फीमेल होगी, ये फीमेल इधर से एक एक्स क्रोमोसोम आया एक्स डोमिनेंट और एक एक्स क्रोमोसोम यहां से आएगा ये फीमेल है। और अगर आप मेल की बात करें तो आप क्या देखेंगे कि एक्स डोमिनेंट और वाई, ये मेल होगा। ये वाली क्रॉस है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप सारी क्रॉस करके देखिए और इन जो पर्टिकुलर रेशोज है इनको आप क्रॉस चेक कीजिए, जो मैं कह रहा हूं वो बात सही है कि नहीं है। और यहां पर आप ये समझ गए होंगे कि व्हाइट आइड जो मेल है वो XWY है और हेट्रोजाइगस फीमेल एक्स डोमिनेंट अलील है उसके ऊपर और एक के ऊपर क्या है? रिसेसिव अलील है। आप देख सकते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा कि इसमें व्हाइट आइड फीमेल बनेगी। अब आप देख लीजिए प्रोजेनी क्या बन रहे हैं। अगर आप ये प्रोजेनी देखें, दिस फीमेल विल बी heterozygous carrier but normal phenotypically. And what about this female? This female will be having white eye. तो फीमेल में भी क्या हो सकता है? white eye हो सकता है, provided फीमेल का फादर अफेक्टेड हो और फीमेल की मदर कैरियर हो। तो ये बहुत रेयरिटी हो गई। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर रेयर डिसऑर्डर, इतनी आसानी से होते नहीं है। तो फॉर दिस टू हैपन कि फादर क्या हो? अफेक्टेड हो और मदर क्या हो? एटलीस्ट अ कैरियर हो, तब जाकर के फीमेल क्या हो सकती है? वाइट हो सकती है, अदरवाइज वाइट नहीं होगी। अगर आप यहां पर मेल की बात करें तो आप देख रहे हैं कि एक मेल और ये है और एक मेल ये है। ये कलर ब्लाइंड है और ये नॉर्मल है। तो इमीडिएटली आप देख पा रहे हैं कि रेशो 1:1:1:1 आया है। दोनों सेक्सेस में वाइट आई हो सकता है, लेकिन फीमेल में वाइट आई होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जैसा मैंने आपको बताया, इसके लिए फादर अफेक्टेड होना चाहिए और मदर एटलीस्ट कैरियर होनी चाहिए। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो मैं एक छोटा सा काम और कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर चैप्टर में, वो ये है कि यहाँ पर एक क्रॉस दी हुई है। अभी हमने थोड़ा सा आपको लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन पढ़ाया था, तो इस पेज में, ये पेज नंबर 84 पे एक क्रॉस दी हुई है। अक्सर बच्चे इस क्रॉस में कंफ्यूज करते हैं। ये जो क्रॉस है, तो ये जो क्रॉस है इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैन यू सी दिस क्रॉस? दो क्रॉसेस दी हुई हैं, मैं आपको एक क्रॉस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको ये समझ में आ गया कि ये जो प्लस साइन है इसका मतलब ये डोमिनेंट अलील है। तो ये बात बहुत क्लियर हो गई। आपको यहाँ पर जो मेल दिखाई दे रहा है वो आपको हेमीजाइगस दिखाई दे रहा है, उसमें एक एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है। तो मैं एक क्रॉस आपको करके दिखा रहा हूं, आप बस केवल ये देखिए कि किस तरह से हम इस एनसीईआरटी की क्रॉस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इस क्रॉस में, उनको बहुत आसानी से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा इसको। तो यहां पर अगर मैं यहां पर पेरेंटल जनरेशन में देखता हूं तो ये एक्स क्रोमोसोम है, इसके ऊपर हमने कहा YW ये है और ये फिर क्या है? एक एक्स क्रोमोसोम है और इस पे हमने क्या कहा कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? YW। और ये जो फीमेल है और मेल में हमने क्या कहा कि एक डोमिनेंट अलील है यहाँ पर Y+
और W+, और दूसरे में हम ये देख रहे हैं कि वो क्रोमोसोम Y है, वो क्रोमोसोम Y है, ये और पास है, ये और पास है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब आप बड़े ध्यान से देखिए, अगर आप बड़े ध्यान से देखिए, मैं इसको थोड़ा सा इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कई बच्चे मेरे पास आते हैं, उन्हें क्रॉस समझ नहीं आती। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसका जीनोटाइप एक्चुअली ये है और ये एक ही तरह के गैमेट बनाएगा? आप क्रोमोसोम के हिसाब से देख लीजिए। सो वो गैमेट क्या होगा? वो गैमेट क्या होगा? एक्स क्रोमोसोम होगा। आप जानते हैं फीमेल होमोगैमेटिक होती है, दोनों गैमेट्स में एक्स क्रोमोसोम जाएंगे, तो एक स्मॉल y और एक क्या जाएगा? स्मॉल w, ये जाएगा इस तरह से। लेकिन मेल दो तरह के गैमेट बनाएगा। मेल का एक गैमेट में एक्स क्रोमोसोम होगा जिसमें ये दोनों अलील्स हैं Y+, W+, और दूसरे गैमेट में हमने क्या कहा कि क्या होगा? Y क्रोमोसोम होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब अगर हम इससे F1 प्रोजेनी को जनरेट करें तो F1 प्रोजेनी देखिए फीमेल क्या होगी। सो फीमेल वुड बी हेटेरोजाइगस। ध्यान से देखिए, फीमेल वुड बी, ये वाला क्रोमोसोम आएगा उसमें इस गैमेट से, और वो वाला क्रोमोसोम, ये वाला क्रोमोसोम इस पर्टिकुलर सेक्स से आएगा, मेल से Y+, W+। दिस वुड बी द फीमेल। और मेल क्या होगा? मेल होगा स्मॉल y, स्मॉल w और Y क्रोमोसोम। तो अगर आप बड़े ध्यान से देखें, ये F1 प्रोजेनी है। अब आप अपनी NCERT उठा करके देखिए। सो दोबारा देखते हैं इस NCERT को। तो अगर आप NCERT उठा करके देखें तो यहां पर जो F1 जनरेशन लिखा हुआ है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। सो दिस इज द F1 जनरेशन जो आपको समझ में आ गया, जो मैंने बनाया है। अब अगर हम इससे F2 करेंगे, अगर हम इससे F2 करेंगे तो आप जानते हैं कि ये जो फीमेल है ये 4 तरह के गैमेट बनाएगी। अब आप समझ गए होंगे कि इसका जीनोटाइप Y+Y, W+W, ये है इसका जीनोटाइप। तो आप ये देख रहे हैं इसमें 4 तरह के क्या बनेंगे? गैमेट बनेंगे। एक गैमेट बनेगा YW, ये नॉन क्रॉसओवर होगा। दूसरा गैमेट एक और नॉन क्रॉसओवर होगा, वो होगा Y+W+, ये आपको समझ में आ गया। और 2 गैमेट्स रिकॉम्बिनेशन के बाद बनेंगे, एक बनेगा YW+ और एक बनेगा Y+W। ये दोनों रिकॉम्बिनेंट्स हैं, ये मैं आपको बार बार समझा चुका हूं। तो ये 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे और इसके फिर 2 तरह के गैमेट्स बनेंगे, एक में स्मॉल y, स्मॉल w, और एक गैमेट क्या आएगा? मेल आएगा। अब आप एक काम कीजिए, अब आप ये एक्स क्रोमोसोम उठा करके और ये एक्स क्रोमोसोम को जोड़ करके फीमेल के जीनोटाइप बनाइए, और इसके और इसके ये 4 जो है मेल के जीनोटाइप बनाइए, तो आपको F2 प्रोजेनी मिल जाएंगे। और ये F2 प्रोजेनी यहां पर आपको दिखाए हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, मैं बहुत अच्छे बच्चों को पढ़ा रहा हूं, कि आपको समझ में आ गया कि अब आपको क्या करना है। तो जो भी F2 में फीमेल होंगी उसमें एक XA होगा, एक ये होगा। दूसरी फीमेल में एक XA और एक XA होगा। दूसरी फीमेल में एक XA और एक XA होगा। तीसरी फीमेल में एक XA, चौथी में ये और ये होगा। सो आई होप नाउ यू कैन इजीली मेक व्हाट आर द जीनोटाइप्स ऑफ द F2 प्रोजेनी। और इस क्रॉस में बड़े ध्यान से देखिए, जो क्रॉस A में है उसमें दोनों जीन्स बहुत पास हैं। लुक एट द नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, द नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स इज ओनली 1.3%। और दूसरी क्रॉस में देखिए, जो 2 जीन्स हैं W और M, वो काफी दूर हैं एक दूसरे से, तो इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और आप इमीडिएटली देख रहे हैं कि जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं वो कितने हैं? 37.2 हैं। सो आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि इस क्रॉस में आपकी NCERT क्या बताना चाह रही है। मुझे पूरी उम्मीद है अब आप इसको कर सकेंगे। अब लास्ट में मैं आपसे एक और बात आपको एक एडवाइस ये करूंगा कि हमने एक बहुत अच्छा वीडियो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के ऊपर डाला हुआ है, तो आप उसको देखिए, आप उस वीडियो को देखिए। यहां पर मैं कुछ सेलिएंट पॉइंट्स बता रहा हूं आपको, बिकॉज आई एम सेइंग दैट आई एम टॉकिंग टू वेरी गुड स्टूडेंट्स। आई होप आप पढ़ चुके हैं और आप देख चुके हैं, आप बेसिक चीजें जानते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में। तो मैं यहां पर कुछ सेलिएंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूं। तो जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है उसमें एक बात याद रखिएगा कि दो रेसिप्रोकल क्रॉसेस हैं, रेसिप्रोकल क्रॉसेस डू नॉट प्रोड्यूस सेम रिजल्ट। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रेसिप्रोकल क्रॉसेस सेम रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करती। मेंडेलियन जेनेटिक्स में रेसिप्रोकल क्रॉसेस सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करती हैं। नंबर 2, हम ये देखेंगे कि देयर इज अ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब ये समझिए कि जो मेल पेरेंट है उसका एक्स क्रोमोसोम इज एक्सक्लूसिवली इनहेरिटेड बाय द डॉटर्स। और अब अगली बात को ध्यान से सुनिए, सन्स गेट देयर एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द मदर।
So sons get their X chromosome from the mother. The X chromosome of the father is inherited by the daughters. This is what is exactly meant by say for example sex crisscross inheritance. That is a feature of sex-linked inheritance. Number three, there is a skip generation inheritance. स्किप जनरेशन का मतलब ये है कि अगर आप उसी सेक्स में देखेंगे कि डिजीज कहाँ पर है, मान लीजिए मेल अफेक्टेड है पेरेंटल जनरेशन में, तो जनरली F1 में मेल में डिजीज नहीं होगी और मेल में F2 में फिर डिजीज आएगी। इसी तरह से अगर आप फीमेल सेक्स को फॉलो करेंगे, मान लीजिए पेरेंटल में फीमेल में डिजीज है तो F1 में नहीं होगी लेकिन F2 में फिर आ जाएगी। these three are very important characteristics of sex linked inheritance in general। और जब आप सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स की बात करते हैं इन पर्टिकुलर, तो मैंने आपको उस वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, यहां पर हम रिकैप कर लेते हैं, ये पेडिग्री एनालिसिस में बहुत काम करेगा। तो सेक्स लिंक्ड, अगर हम बात करें सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स की कि इनके क्या खास बात है, किस तरह से हम इन्हें पहचान सकते हैं, तो नंबर 1, दे विल बी मोर कॉमन इन मेल्स। तो मेरे को पता है हेमीजाइगस कंडीशन की वजह से ऐसा हुआ है कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स आर मोर कॉमन इन मेल्स, ये बात तय है। दूसरी बात ये समझिए कि इफ द डॉटर इज अफेक्टेड, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए, अगर डॉटर अफेक्टेड है देन फादर हैज टू बी अफेक्टेड। फादर इज अफेक्टेड, ये बात तय है, क्योंकि अगर डॉटर अफेक्टेड है तो डॉटर के पास दोनों एक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव एलील है और एक एक्स क्रोमोसोम कहां से आया, फादर के पास से, और क्योंकि फादर हेमीजाइगस है तो उसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा और वो अफेक्टेड होगा। इसीलिए अगर मदर अफेक्टेड है तो सन अफेक्टेड होगा। इफ मदर इज अफेक्टेड then definitely son is going to be affected। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी फैमिली में फादर और सन में डिजीज है, मान लीजिए केवल फादर और सन में डिजीज है, तो ये डिजीज सन में फादर से नहीं आई है, ये डिजीज मदर से आएगी। अगर मदर दिखने में नॉर्मल है तो तय है कि वो कैरियर होगी। So if father and son are affected, then it is absolutely sure that either the mother has to be affected, and if she is not affected by the disorder, she has to be a carrier। क्योंकि जो X क्रोमोसोम है सन का, वो कहां से आता है, मदर से आता है। ये इंप्लीकेशन बहुत ध्यान से रखिएगा याद। इसी तरह से अगर हम सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स की बात करें, अगर हम सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स की बात करें तो ये मोर कॉमन इन फीमेल्स, क्योंकि फीमेल के पास अब 2 एक्स क्रोमोसोम है तो किसी एक पर डोमिनेंट एलील आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और आपको पता है कि डोमिनेंट डिसऑर्डर में कैरियर नहीं हो सकता, या तो अफेक्टेड होगा या नॉर्मल होगा। और दूसरी चीज ये है कि इफ फादर इज अफेक्टेड तो तय है कि ऑल डॉटर्स विल बी अफेक्टेड। तो अगर पेडिग्री में कहीं पर ऐसा दिख रहा है कि एक फादर अफेक्टेड है और उसकी सारी डॉटर्स अफेक्टेड नहीं है, तो ये सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम तो डॉटर्स के पास जाना ही जाना है और एक ही एक्स काफ़ी है डोमिनेंट एलील के साथ में। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर सन अफेक्टेड है तो मदर भी अफेक्टेड होगी। अब की बार कैरियर की बात नहीं होगी, अब हम क्या कह रहे हैं कि मदर भी क्या होगी, अफेक्टेड होगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने काफ़ी डिटेल में वीडियोस में डिस्कस भी किए हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक रिवीजन के तौर पे इसको रीकैप कर दिया है। उम्मीद है कि जो मैंने आपको पढ़ाया है, अब आप एक बार अपनी एनसीईआरटी और पढ़ेंगे, अपने जो इंस्टीट्यूट्स में अपने जो पेपर्स जो आप कर रहे हैं, उम्मीद है अब आप बेहतर तरीके से उनको क्वेश्चंस पेपर को कर पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस इस सब्जेक्ट में और ज़्यादा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।